नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और आज अपन राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने तो जा रही हैं और साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी पढ़ रहे थे, है ना। और राष्ट्रीय आंदोलन पढ़े और गांधी जी नहीं पढ़े तो बराबर मजा आएगा भी नहीं, क्योंकि गांधी जी के इर्द गिर्द ये सारी घटनाएं घटी है। तो गांधी युग जो था वो 1919 से 1947 वाला था। और कल अपन ने एक स्टोरी के जैसे पढ़ा था, भाई मणिलाल ने विद्रोह किया वगैरह वगैरह। आप लोगों ने बड़ा आनंद लिया क्लास का। आज आगे बढ़ते हैं। और राष्ट्रीय आंदोलन ढंग से पढ़ने वाली चीज है। ढंग से इसलिए ताकि इसमें से प्रश्न बनते हैं, और प्रश्न बने और अपनी क्लास भी ली और प्रश्न बने और एग्जाम में वो प्रश्न नहीं आए तो फिर मतलब क्या है। इसलिए इसमें संपूर्णता चाहिए। अच्छा, मेरी क्लासेस ज्यादातर नोट्स मेकिंग पैटर्न पे होती है, ज्यादातर क्या लगभग सभी। कारण ये होता है कि यदि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा होता तो हजारों बच्चे सामने बैठते और मैं बोलता और वो नोट्स लिख लेते, है ना। ऑनलाइन में ये चीज हो नहीं पाती। यदि मैं वही चीज बोलूंगा 1-2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो जाएगी और वो चीज स्टूडेंट भी बोर हो जाते हैं। इसीलिए मैं नोट्स मेकिंग पैटर्न पे पढ़ाता हूँ। मैं समझा सारी चीज देता हूँ, याद सारी करवा देता हूँ। और नोट्स मेकिंग पे इसलिए कि पीडीएफ शेयर करे तो बच्चे उन्हें लिख भी दें। देखो, हर विद्यार्थी वैसे 90% किताबें लेने में सक्षम होते हैं, लेकिन 10% वो बच्चे भी होते हैं जो किताबें नहीं ले पाते। उनके लिए ये नोट्स मेकिंग पैटर्न रामबाण साबित होता है। नहीं विश्वास यदि किसी को तो कमेंट बॉक्स उठा के देखें और उन बच्चों की प्रतिक्रियाएं देखें। इसलिए मेरी ज्यादातर मेरे चैनल से जैसे नरेंद्र दान जी क्लासेस ले रहे हैं हिंदी की, वो भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे देते हैं। क्या बेहतरीन क्लासेस दे रहे हैं और क्या बेहतरीन बच्चों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। वास्तव में मुझे बड़ा बड़ी खुशी हुई अपने इस डिसीजन पे। और नरेंद्र दान जी को क्लासेस करवाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद भी, कि उन्होंने वास्तव में जो मैंने अपेक्षाएं रखी उसके अनुसार वो क्लासेस दे भी रहे हैं। हिंदी व्याकरण चाहे किसी भी एग्जाम में पूछे जाए, आप उनकी क्लासेस देख लेना, आपके क्लियर है सारी चीज। बिल्कुल याद करवा रहे हैं ट्रिकी मेथड के आधार पे। यदि हिंदी भी कोई ऐसे पढ़ा देना तो वास्तव में चलिए। और साइंस की मिश्रा जी की क्लासेस आई रही है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस ये है। और इंडियन हिस्ट्री बहुत जल्दी इसमें पूरी हो जाएगी जीके वाले पार्ट में। इसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पेपर स्कूल व्याख्याता का कंप्लीट आपके यूट्यूब पे ही बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी शुल्क के होगा। जो नियमित है, जो समर्पित है, वो आनंद लेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों। आज के इस पार्ट में अपन गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन सारे ले लेंगे, जैसे कि चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह है, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला सत्याग्रह है, और फिर रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग। यहां तक आज की क्लास में अपन न सिर्फ समझेंगे बल्कि पूरा ही याद कर लेंगे। ठीक है, चाहे इंडियन हिस्ट्री किसी भी एग्जाम में पूछी जाए, राष्ट्रीय आंदोलन में से सवाल बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरू करते हैं साथियों। सबसे पहले अपन लेते हैं चंपारण आंदोलन। देखो, चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन में सबसे पहली चीज मैं बताऊं कि कंफ्यूजन कहां होता है। मैं सारी चीजें मेरे ऊपर लेता हूं कि मुझे कहां कंफ्यूजन होता है, वहां विद्यार्थियों को भी होता है। इसलिए मैं जो चीजें बताता हूं विद्यार्थियों के लिए सटीक भी बैठती है। तो कंफ्यूजन ये होता है कि पहले कौन सा हुआ, चंपारण हुआ या खेड़ा हुआ। ये सबसे ज्यादा समस्या होती है। तो ए बी सी डी ऐसे लिखते लिखते चले जाना अपने के तक। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, आई जे के तक चले जाना। अब ये डॉट 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 डॉट। अब सी पहले आ रहा है, चंपारण पहले आ जाएगा। के बाद में आ रहा है तो खेड़ा बाद में आ जाएगा। बस इतना याद रख लेना बस। ठीक है, चलिए अब देखो, अब बात करते हैं चंपारण है कहां। वैसे चंपारण कहां है? बिहार के अंदर। कहां है? बिहार। हुआ कब आंदोलन? मार्च अप्रैल 1917 के अंदर यह आंदोलन हुआ। स्थान बिहार है। और यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह भी कहलाया। पहला तो अफ्रीका में किया था, कल अपन ने पढ़ चुके। और यहां भारत के अंदर यह पहला सत्याग्रह कहलाया भी। ठीक है, अब इसमें देखो क्या है कि चंपारण वाले किसानों ने सत्याग्रह किया क्यों? सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह है, मतलब एक तरीके से अनुनय विनय है, लेकिन वो जब तक ना मिले तब तक ये करते रहो। ठीक है, अब इसमें समस्या क्या थी? समस्या थी नील की खेती। समस्या क्या थी? नील की खेती और 3 कठिया प्रणाली। ये 3 कठिया प्रणाली क्या है? एक खेत है, एक खेत के 20 भाग। ठीक है, एक खेत के 20 भाग और 20 में से 3 भाग में अवश्य ही करनी है, यानी आवश्यक रूप से नील की खेती करनी है। अब क्या कई जना दिमाग में आ भी जाए कि गुरुजी इन समस्या क्या है, 3 भाग में ही तो करनी है नील की खेती, तो क्या समस्या है?
भाई समस्या ये है कि वो जिस 3 भाग में नील की खेती होगी ना, वो जमीन बंजर हो जाएगी, जमीन बंजर हो जाएगी, फिर वो जमीन बंजर हो गई, फिर वापस अगली बार उसमें नहीं होगी, दूसरी जगह करनी पड़े, ऐसे करके किसानों की जमीन हो जाती है वो बंजर। भाई आज की टाइम में तो कोई खेत का 1 सेंटीमीटर भी दबा लेना अगर, तो झगड़े हो जाए, माथा फाड़ जाए, ठीक है। और बी टाइम 3 भाग मतलब 20 भाग के भी 3 भाग में नील की खेती करनी है, और नील की खेती में किसानों को फायदा कुछ भी नहीं है। फायदा है मतलब कैसी आर्थिक फसल है, फायदा सारा का सारा अंग्रेजों को है। नील की खेती के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन कौन से थे? देखो, सरखेज गुजरात का प्रसिद्ध था पहले, और बयाना अपने भरतपुर का ये प्रसिद्ध था नील की खेती। अब कई जने कह देते हैं गुरुजी नील क्या होती है? गुल्ली देखी होड़ी ना, गुल्ली कपड़े जो नीले करते हैं ना, उजालान फुजालान बे एडवर्टाइजर चला है, वह नील की खेती, ठीक है, नील कहते हैं। तो उसमें क्या है, जमीनें हो जाती बंजर। ये प्रथम सत्याग्रह था गांधी जी का। ये 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में रामचंद्र शुक्ल जो है वो इनसे निवेदन करने जाते हैं महात्मा गांधी जी से। उस समय महात्मा गांधी जी भी चेहरा चमकने लगा था, ठीक है, चेहरा चमकने लगा। तो फिर भाई नेतृत्व मजबूत होता है ना, तो मांगे मान ली जाती है, और इन्होंने काफी सारी मांगे मनवाई भी है। तो फिर इन्होंने इनसे निवेदन किया, फिर ये आए यहाँ पे, इन्होंने भी चंपारण में जो है सत्याग्रह किया और नील की खेती के विरोध में सत्याग्रह किया, और बाद में अंतिम रूप से इनकी विजय भी हुई। इनके सहयोगी कौन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई। महादेव देसाई महात्मा गांधी जी के पीए थे, ठीक है, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी। अब आप झंडा समिति में पढ़ते हो कई बार, तो झंडा समिति वाला अपने पॉलिटिकल के अंदर मैंने क्लियर भी किया था आपको कि जेबी कृपलानी क्या है, राजेंद्र प्रसाद कहाँ है, वो वापस आएगी आगे, पॉलिटिकल वापस क्लियर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सहयोगी है। प्रश्न बनने का पैटर्न, सवाल कहां से बनते हैं? सवाल बनेगा एक तो ये यहां से, ठीक है, स्थान से भी बना देते हैं। यदि सामान्य सवाल बनाए तो स्थान से बना देंगे, ठीक है। ये पूछा जाता है, कूट मिलान वाले इसमें आ जाते हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा असत्य है, कौन सा सत्य है, ये आ जाते हैं। फिर गहराई से सवाल बनेगा ना, तो ये सहयोगी पूछे जाएंगे, ठीक है, गहराई से सवाल बनेगा तो सहयोगी पूछे जाएंगे। रामचंद्र शुक्ल जो है वो इनसे निवेदन करने गए थे। ये है 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती के विरोध है, ठीक है, और चंपारण आंदोलन। अब आते हैं अपन अगले पे, जिसे कहा गया खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। खेड़ा कहाँ है? गुजरात में। ये मार्च 1918, देखो सन चेंज हो गया, यूं मत कह देना कि गुरुजी सेम होगी, सन चेंज हो गया है। मार्च 1918 में खेड़ा के कुणबी पाटीदारों ने सबसे पहले विरोध किया। पहले विरोध गांधी जी ने नहीं किया, सबसे पहले विरोध किया है कुणबी पाटीदार, वहां पाटीदार रहते, पाटीदारों ने विरोध किया। गांधी जी का प्रवेश कब होता है? 22 मार्च 1918 को। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुख्य बिंदु क्या है? गांधी जी का प्रवेश, और इसी को फिर खेड़ा आंदोलन की तिथि मान लिया जाता है। कई किताबों में इसी को खेड़ा आंदोलन की तिथि दे दिया, ठीक है, जबकि शुरुआत तो पहले कुणबी पाटीदारों ने कर दी थी, लेकिन फिर इसको 22 मार्च को गांधी जी का प्रवेश होता है ना, तब इसी को डेट मान लिया। तो 22 मार्च 1918 को खेड़ा आंदोलन माना जाता है। इनके सहयोगी कौन कौन थे? इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल की मुलाकात गांधी जी से यही होती है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है ना। सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को बारदोली सत्याग्रह के समय महिलाओं द्वारा दी गई थी, इसीलिए इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा गया। लौह पुरुष भी कहा जाता है। एकीकरण में क्या योगदान है आपका सभी जानते हैं, ठीक है। हार्डिमन ने भारत का पहला सत्याग्रह बताया इसे। वैसे पहला सत्याग्रह गांधी जी का था कौन सा? ये चंपारण वाला। लेकिन हार्डिमन ने जो है, यदि इस व्यक्ति का नाम देकर पूछे आप कि भैया हार्डिमन क्यों बतायो, तो हार्डिमन बतायो है खेड़ा वालों, ठीक है। तो इसे भारत का पहला सत्याग्रह बताया है हार्डिमन ने। ये खेड़ा सत्याग्रह का ही फोटो है, और यहाँ पे ये जो है चंपारण सत्याग्रह आप देख पाते हो। बस इनमें से क्या है, सवाल बाहर जाता नहीं है, खेड़ा और चंपारण में से ज्यादा इनमें से जाता नहीं। अब इनमें से और ज्यादा क्या पढ़ोगे आप? भाई ये सहयोगी जरूर याद कर लेना दोनों के अंदर, ठीक है। इंदुलाल याग्निक और वल्लभ भाई पटेल है यहाँ गुजरात के अंदर, और यहाँ पे महादेव देसाई और राजेंद्र प्रसाद, और ये बिहार का गांधी भी कहा जाता है राजेंद्र प्रसाद को। लिख दूं क्या? बिहार का गांधी, अजात शत्रु, ये सारे इनके नाम है, ठीक है। बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ये हो गया आपके पहली स्लाइड का काम तमाम। अब आते हैं साथियों अपन अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन पे।
अब देखो, अब जैसे अभी अपने कोरोना का दौर गया था ना, वैसे कि वैसे उस समय जो बीमारियां फैलती थी, ये प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, गांव के गांव उसमें खत्म हो जाते थे प्लेग जैसी बीमारी के अंदर। तो आप लोगों ने अपने बुजुर्गों से या सुना भी होगा ये कि प्लेग होती थी, जो गांव की बाढ़ बंदी कर दी जाती थी। जैसे क्वारंटाइन अब कैसे करते थे, वैसे उस समय भी बाढ़ बंदी कर दी जाती, बाहर से किसी को आने नहीं देते वगैरह। तो प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी। अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन प्लेग की बीमारी से संबंधित है, ये याद रखना है, ठीक है, कि अहमदाबाद में प्लेग, बस ये याद रखना। पहले तो हुआ कब, फरवरी 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूरों का विरोध था। किसके विरुद्ध था? फैक्ट्री चलाने वाले सेठों के विरुद्ध था, ठीक है ना, जो सेठ थे फैक्ट्री वाले उनके विरुद्ध था। क्या था? बोनस की अतिरिक्त मांग की थी। भाई मजदूर ज्यादा से ज्यादा, मजदूर कोई बंगलों की मांग नहीं करेगा, ठीक है, मजदूर ज्यादा से ज्यादा मांग क्या करेगा कि भाई या तो तनख्वाह बढ़ाओ थोड़ी, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं, यूं नहीं है कि 10,000 20,000 करो, यूं ही नहीं, 10,000 11 कर दो, 12 कर दो, बस इतो मजदूर इतो ही, मजदूर ज्यादा लालची नहीं हुआ करे, लालची ज्यादातर सेठ लोग, ठीक है। तो यहां पे इनकी मांग तो ये थी, और या फिर के बोनस बढ़ाने से संबंधित होगी, तो ये बोनस बढ़ाने से संबंधित थी, ठीक है। प्लेग का बोनस देने की घोषणा सेठों ने की थी, वैसे वो की थी 20% की, कि भाई 20% आपको बोनस दिया जाएगा। मजदूर क्या कह रहे थे? 15% ज्यादा मांग रहे थे, यानी कि गांधी जी के मार्फत इन्होंने मांग रखी कि 35% बोनस दिया जाए। सेठों ने मना कर दिया कि हाँ 35 को काम करना तो करो। थे बॉलीवुड री पिक्चर देखी ना पुरानी, पुरानिया में मजदूर घना आंदोलन करता है, हड़ताल कर देता, पूरी यूनियन होती, और जितेंद्र या ये धर्मेंद्र या ऐसे कोई इनके लीडर होते थे, बटन दो ऊपर बुशट रहा, दो खुला राख रहा और यूं पचबे करता, ठीक है। और ज्यादातर लीडर जो है सेठों की बेटी से टाका भी उनका चलता, देखना उनके प्रेम प्रसंग ज्यादातर सेठों की बेटी से इधर बॉलीवुड की पिक्चरों में बताते हैं। तो ये आपने क्या दिमाग में मतलब थ्योरी इतनी देखो ऑब्जर्व की हुई चीजें होती है ना, तो ये यहां से याद करना आसान हो जाता है, हर चीज जो है काम आती है, ठीक है। यहाँ पे 35% की मांग की किसने? गांधी जी ने। 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे, और संभवतः ये गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी भारत के अंदर, ठीक है। तो यहां लिख भी देना, पहली भूख हड़ताल, ठीक। एक थे शेयर एयर नहीं करोगे मतलब, और यूट्यूब माते थे देख लियो कि कोर्स जो है पूरा बहुत ही कम परसेंटेज यदि देखोगे एजुकेटर्स के, तो उनमें से 1 या 2% ही होंगे जो पूरी तरीके से इस पे, नहीं 2-4 क्लासेस आपको चस्का लगा के ऐप पर कोर्स देते हैं, यहाँ पे पूरी फ्री देते हैं, फिर भी आप शेयर में कंजूसी करते हो, पता नहीं क्यों। यार सब्सक्राइब का तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, हालांकि आप दूसरे यूट्यूबर्स देखते होंगे तो एक वीडियो में 3-4 बार कह देते होंगे, मैं कहता ही नहीं हूँ, बस ठीक है, विद्यार्थी समझते हैं, और अपने कहने का काम क्या, दूसरों ने कह रखा उनको पता ही है कि सब्सक्राइब करना है। लेकिन यूं है कि टीम जो होती है ना उसका हौसला बढ़ता है, चाहे मेरी क्लासेस नहीं, लेकिन अदर टीचर्स होते हैं उनकी क्लासेस शेयर कर दिया करो। अपार्थ है मेरी तो नहीं भी करो लाना, तो भी मैं तो हूँ मतलब पागल आदमी हूँ, मैं तो यूं भी क्लास आता हूँ, ठीक है। तो अदर टीचर्स उनका हौसला बढ़े, इसलिए थोड़ी सी आप उन्हें मतलब थोड़ा आप लोगों से भी उनको मोटिवेशन मिलता है, तो थोड़ा सा प्रोत्साहन उन्हें भी आप दिया करें। आपसे कोई पैसे टके तो ले नहीं रहे, आपको सिर्फ सेवाएं दे रहे हैं, तो उसका थोड़ा सा हम आपसे चाहते हैं कि आप जो है इन्हें सपोर्ट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, भले इच्छा है कर लियो, जरूरत होगी तो कर लोगे, प्यासा जो है खुद कुएं के पास आएगा, कुएं बार जान के थोड़ी मेरे अंदर पानी है तो पीले 15 मार्च को गांधी जी भूख हड़ताल और संभवतः पहली थी 3 दिन बाद, ठीक है, ज्यादा हड़ताल करने काम में नहीं पड़ी हो, 3 दिन में ही सेठ जो है डर गया। 3 दिन बाद मांग स्वीकृत कर दी गई, यानी कि 35% बोनस देना राजीनामा को, क्या 35% देवा भाया थे काम करो, थे काम छोड़ दियो, नुकसान यूं ही हो रही है, 35% तो मैं देता। इनमें जो सहयोगी थी ना वो अनुसुईया बेन थी, अनुसुईया बेन इनकी सहयोगी थी। अनुसुईया बेन कौन थी? तो अंबालाल साराभाई सेठ थे यहाँ के, अंबालाल साराभाई की बेटी थी, ठीक है। अंबालाल साराभाई नाम लिख लेना, अंबालाल साराभाई। इन्होंने साथ किसका दिया? गांधी जी का साथ दिया। क्या मजदूर कह रहे सही है, आप गलत कर रहे हो, और इन्होंने मजदूरों का और गांधी जी का साथ दिया। बस अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के अंदर इतना ही याद करना है। फिर आ जाते हैं अपन रोलेट एक्ट, और बहुत मतलब इसमें से प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। इसे काला कानून भी कहा गया, काला
कानून भी कहा गया। अब इसे समझना है, देखो एक समिति का गठन किया गया जो सिडनी रोलेट के अधीन अध्यक्षता में गठन किया गया। ठीक है, सिडनी रोलेट। उस समय क्या है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध लगभग पूरा ही हुआ था। तो इंडियंस जो है, भारतीय जो है, वो विद्रोह न करें या कुछ ऐसी गतिविधियां नहीं हो तो किसी को भी पकड़ के जेल में डाला। कोई भले कुछ नहीं किया है उसने, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील सीधा अंदर डाला। और बस मोतीलाल नेहरू ने कहा भी है बिना अपील बिना वकील ये वाला, तो सीधा अंदर डाला, सीधा मुकदमा चलाया। ये रोलेट एक्ट के अंदर था। ठीक है, पारित कब हुआ है, केंद्रीय असेंबली में 18 मार्च 1919 को यह पारित हो गया। प्रावधान क्या था, बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में रख सकती थी सरकार। कोई मुकदमा नहीं है, मर्जी पड़ा जिसको पकड़ के डाल दिया। अब आज भी यदि हो जाए, बोलो रास्ते चलते मर्जी पड़े पकड़े डाल दे, तो नहीं डाल सकते, क्योंकि संविधान है ना। संविधान क्या है, एक नियमों की किताब है, तो नियमावली है पूरी। आप बिना किसी नियम के थोड़ी डाल देते। आप देखते हो ट्रैफिक पुलिस जो है कई बार जो चाबी बंद करके ले लेती है बाइक की, ये भी गलत है, ये भी नियमों के विरुद्ध है। लेकिन कई लोगों को नियम पता ही नहीं होते, तो बेचारा डर जाए, पुलिस नाम यूं भी डर जाए। तो ये ध्यान रखना कि बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकती थी सरकार। इस एक्ट के अंदर यह था, सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। ठीक है, ब्लैक बिल। मोतीलाल नेहरू ने बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून कहा। और ये मोतीलाल नेहरू वाला कोटेशन पूछा भी जाता है। आप जवाहरलाल नेहरू के डैडी जी थे, ठीक है ना, मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट, अपन संविधान की प्रक्रिया जब पढ़ते हैं अपन नेहरू रिपोर्ट पढ़ते भी हैं उसमें। इसके विरोध स्वरूप गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की। यहां सत्याग्रह सभा की भी स्थापना करते हैं इसका विरोध दर्ज करने के लिए। ठीक है ना। अब यह इस रोलेट एक्ट के बाद में बहुत कुछ चीजें हुई। रोलेट एक्ट का विरोध हुआ, भाई सत्याग्रह सभा का भी गठन हुआ, फिर रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। यहाँ डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू दो बहुत बड़े नेता थे, यहाँ पे क्रांतिकारी थे, इन्हें गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी जी को भी गिरफ्तार कर दिया। महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार करके जेल में डाला। इस समय ये दूसरी बार जेल गए थे यहाँ। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को भी, इनको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। उसके बाद इनको छुड़ाने के लिए, भाई रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग की सभा नहीं हुई थी। जलियांवाला बाग की सभा हुई थी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को छुड़ाने के, उनको पकड़ा उसके विरोध में हुई थी। ठीक है ना, बहुत मामूली अंतर है रिलेटेड किससे करता है, रिलेट रोलेट एक्ट से ही करता है। क्यों उनको पकड़ा, कैसे उनको पकड़ा क्यों था, क्योंकि वो रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। और जलियांवाला बाग वाली सभा और उसके बाद वाला हत्याकांड सभा क्यों हो रही थी, कि इनको छुड़ाने के लिए, इनके विरोध में सभा हो रही थी। तो ये चीजें हैं, थोड़ी समझने वाली बातें हैं। यहाँ पे चलते हैं अपन आगे और रोलेट एक्ट के विरोध को पढ़ते हैं। रोलेट एक्ट का विरोध देखो, विरोध के लिए तय किया गया एक दिन, वो था 30 मार्च 1919 का। ठीक है, दिन तय किया 30 मार्च 1919, लेकिन किसी कारणवश फिर इसको 6 अप्रैल 1919 को विरोध किया गया। इसे बदलकर फिर क्या कर दिया, 6 अप्रैल 1919। 6 अप्रैल को विरोध हो रहा है। 9 अप्रैल को गांधी जी को पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल, इसके अगले दिन यानी कि 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन कीचलू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब इनको गिरफ्तार किया तो जनता भड़क गई। फिर जनता ने जो है जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा की, और उसको अभी पढ़ते हैं अपन। उससे पहले यहाँ पे ये जान लो कि रोलेट एक्ट लाया क्यों। पहले विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश जानते थे कि भारत में अशांति फैल रही है और युद्ध समाप्त होने के बाद यह बढ़ सकता है, इसलिए वे रोलेट एक्ट के नाम से एक कानून लाए, जिसे भारतीय जनता ने काला कानून कहा। और इसके तहत वो किसी को भी पकड़ के अंदर डाल सकते, मतलब उनको कोई संदिग्ध दिखा भी, चाहे उसने गतिविधि संदिग्ध नहीं की है, संदिग्ध दिखा भी तो भी उसको पकड़ के जेल में डाल सकते थे। ये तो गलत ही था। वैसे इनकी नीतियां अंग्रेजों की सारी गलती थी, सही कौन सी थी, सब गलत थी, तभी तो यहां से जाना पड़ा। जलियांवाला बाग हत्याकांड, अब देखो, अब ये डेट थी 10 अप्रैल को इनको गिरफ्तार किया। फिर ये डिसाइड किया जो बाकी दूसरे नेता थे उन्होंने, कि जब रोलेट एक्ट का देखो विरोध कर रहे थे ना महात्मा गांधी, तो कई उदारवादी नेता ने महात्मा गांधी का भी विरोध किया, जिनमें तेज बहादुर सप्रू थे, आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट ने, इन्होंने एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था। आजकल क्या है, आजकल भी हस्ताक्षर अभियान होते हैं, जैसे कि अभी पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं की थी ना, नई पेंशन योजना थी, तो ओपीएस लागू करवाने के लिए कई सारे सरकारी कार्मिक भी हस्ताक्षर अभियान चलाते थे।
मैं खुद उसका हिस्सा रहा हुआ हूं हस्ताक्षर अभियान का। तो हस्ताक्षर अभियान चलाया था इन्होंने, उसी समय एनी बेसेंट ने इनको राजनीतिक बच्चा कहा था। तो इनके भी फिर बाद में बहुत विरोध हुआ था, एनी बेसेंट का भी विरोध हुआ था बहुत तगड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना। फिर एक दिन डिसाइड कर लिया कि यहाँ जलियांवाला बाग के अंदर अपन सभा करेंगे और सारे डिसीजन लेंगे कि क्या कैसे करना है। अच्छा, जलियांवाला बाग क्या था? जलियांवाला बाग एक खेत था सामान्य रूप से, ठीक है, एक मतलब बगीचा था। उस बगीचे में कुछ भी नहीं, एक पेड़ था और एक कुआं था, ठीक है, और बाकी जमीन ऐसे थी, ऊंची ऊंची दीवारें थी, मतलब पैक था। अंदर आने की जगह एक ही रास्ता था अंदर आने का, बस समस्या यही थी, एक ही रास्ता अंदर आने का था, ठीक है ना। और था किसका? वो बाग था जल्ली नामक व्यक्ति का, ठीक है, जल्ली नामक। अब ध्यान है, भारत में, मारवाड़ में, राजस्थान में वगैरह एक परंपरा है, मैं था कितनी बार की उड़ो कि अपने यहाँ पे नाम बिगड़ते समय नहीं लगता। किसी का नाम प्रकाश है, प्रकाश से पकिया होते टाइम नहीं लगता, ठीक है। रमेश है तो रमेश से रमिया होते टाइम नहीं लगता है, नरेश है तो नरिया होते टाइम नहीं लगता। मतलब ये नाम बिगाड़ने की परंपरा जो है अपने सालों साल से चली आ रही है। तो ये तो बहुत लंबी परंपरा है। तो ऐसे कैसे जलिया इसका नाम हो गया जलियांवाला बाग। क्या किसके बाग में आना है? कि जलियांवाले बाग में आना, कटे जलियांवाला बाग में आना, यूं करता करता जलियांवाला बाग ही उसका नाम पड़ गया। डेट क्या थी? 13 अप्रैल 1919, दिन चुना गया बैसाखी का। अभी ही अपने 13 अप्रैल अभी गई है, ठीक है ना। बैसाखी के दिन को चुना गया, 13 अप्रैल के दिन सभी लोग इकट्ठे हुए, हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए वहां, और सभी जो वक्ता थे वो अपने वक्तव्य दे रहे थे, कोई कविताएं सुना रहे थे। फरियाद नाम की कविता जस्ट पूरी हुई थी गोलीबारी करने से पहले, ठीक है। और जब गोलीबारी हुई तब लाला हंसराज जो है अपना वक्तव्य दे रहे थे। तो 6 वक्ता उससे पहले बोल चुके थे और लाला हंसराज बोल रहे थे। इतने में क्या है, वहां पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था, जनरल ओ डायर, ठीक है, ओ डायर था। देखो डायर और ओ डायर में अंतर समझना। जनरल डायर जो था ना पुलिस अधिकारी था, एक पुलिस का अधिकारी अफसर था। जनरल ओ डायर तो जो था ना वो अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल था। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल ऊपर ये था, मतलब कहा इसने था कि वहां गोलीबारी करनी है, और वहां पे जाने के बाद में आदेश दिया किसने? जनरल डायर ने। अच्छा, ये जो है जनरल ओ डायर, इसको मारा है लंदन में उधम सिंह ने, और बहुत लंबी तपस्या की, वहां जाकर उन्होंने नाम बदल के रहे हैं। उसके बाद में फिर इसको मारा है 1940 के अंदर। जनरल ओ डायर को कब मारा है? 1940 में इन्होंने मारा है। अब देखो घटना कब की थी? 1919 की थी, लेकिन यहां से उधम सिंह ने गांठ बांध ली थी कि मारूंगा मैं इसको, साले को जिंदा तो नहीं रहने दूंगा मैं। और बाद में फिर इन्होंने इसको मारकर प्रतिक्रिया ली। अब कई विद्यार्थी कहते सर नहीं, जनरल डायर को मारा था। जनरल डायर तो अपनी मौत मरा था 1927 के अंदर। जनरल डायर कब मरा? 1927 में। इसको तो लकवा हो गया था, लकवे से मरा, लकवे से खुद की मौत मरा है, और इसको मारा है उधम सिंह ने। इज दैट क्लियर? यही है हकीकत, सच्चाई, चाहे आप खुद अपने स्तर पे तलाश करके देख लेना। देखो जब हमने शुरुआत में तैयारी की तो मैं भी इसे जनरल डायर और ओ डायर एक ही मानता था, मैं कि वो अलग अलग थोड़ी है। कहीं कोई बता भी देता मैं कि वो कालो है इंडियन कौन, जबकि फिर यही चीज है, ठीक है। तो मैंने भी बताया आपको, आप अपनी तसल्ली के लिए और कहीं से देख भी सकते हो। भारत के वायसराय उस समय चैम्सफोर्ड थे। फिर आपको बता भी हो इसी दरमियान मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, तो इससे याद भी रह जाएगा। गोलीबारी का आदेश जो दिया वो जनरल डायर ने दिया, ये इस डायर ने। वहां जाने के बाद, ठीक है, वहां गए और फिर फायर, वो कहते हैं ना, वो फायर कहने वाला ये था, ठीक है। फिर लकवे से मराए ये जनरल डायर। तो यहां पे यदि देख पा रहे हो आप, तो यहां से प्रवेश द्वार यहां था, पूरी बटालियन पुलिस फोर्स पूरी यहां पे लगा दी, मतलब लगेगा गेट पे। अब कोई सामने आए तो गोलियां दनादन चल रही है, वहां से आ नहीं सकते। पीछे ऊंची दीवार है, यदि कोई दीवार पे चढ़ने की कोशिश भी करे और थोड़ा चढ़ भी जाए चूके तो नीचे गिरकर हाथ पैर टूट जाए। एक कुआं है, अब लोग जान बचाने के लिए उस कुएं में भी कूदे, और कुएं में फिर लोग ऊपर से कूदे, तो कई लोग ऐसे मरे हैं, कई दम घुट के मरे हैं, और कई गोलियों से मरे हैं, ठीक है। बहुत मतलब ये बहुत क्रूर एक हत्याकांड था, ठीक है। यहाँ पे अब आज भी यहाँ जलियांवाला बाग को यदि देखने जाए तो आज भी यहाँ गोलियों के निशान देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये गोलीबारी होगी। अब देखो इस चीज को यहां से समझते हैं। एक दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के अंदर ये बड़ा अच्छा मुझे लगा, ये बताया गया इन्होंने, मतलब चीज डिटेल में बताई है। ये जलियांवाला बाग स्मारक है
और ये हत्याकांड का फोटो लिया है। अंग्रेजों की क्रूरता का गवाह जलियांवाला बाग, ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जलियांवाला बाग सभा में सभा कर रहे 25 से 30 हजार लोगों पर गोलियां चलवाई। हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, ठीक है। गोलीबारी के दौरान कई लोग जान बचाने के लिए वहां बने कुएं में भी कूदे, लेकिन डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर कई लोग ऊपर कूदे, उसकी वजह से भी हो गई। इस हत्याकांड में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। मतलब उन्होंने कुछ आव देखा न ताव, सिर्फ फायरिंग की है। और फायरिंग भी कितनी की, देखो फायरिंग देखो, यदि देखोगे ना आप, देखो एक चीज यहां पे भी मैं आप लोगों के लिए पूरी संपूर्णता के साथ में स्लाइड लेके आता हूं। AK-47 की 55 मैगजीन खाली हो जाए ना, इतनी फायरिंग की है कि एक AK-47 की 55 मैगजीन यदि खाली हो जाए, दनादन इतनी उन्होंने वहां पे फायरिंग की थी। यदि यहां पे देखोगे, डायर ने हंटर आयोग को बताया कि जलियांवाला बाग में 1650 गोलियां दागी गई, 1650 राउंड गोलियां दागी गई। ये गोलियां एनफील्ड .303 बोल्ट एक्शन राइफल से चलाई गई। मान लो बहुत गहराई से प्रश्न पूछा, बहुत गहराई से प्रश्न पूछा, मैं कह रहा हूं आप सही करके आओगे। क्यों? क्योंकि यहां पे आपको बंदूक का नाम भी बता दिया गया है कि एनफील्ड .303 बोल्ट एक्शन राइफल से ये गोलियां चलाई गई थी। और AK-47 राइफल की सामान्य मैगजीन में 30 गोलियां आती है, ठीक है। यदि आप इसका गुणा भाग करोगे तो लगभग 55 AK-47 की मैगजीन खाली हो जाए, इतनी गोलीबारी यहां पे अंधाधुंध तरीके से की गई थी। ये जो सोर्सेज आप यहां देख ही पा रहे हो, दैनिक भास्कर के इससे लिया गया है। तो ये इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी जानकारी दी, तो मुझे लगा कि स्टूडेंट को भी ये चीज बतानी चाहिए। अब बात करें अपन जलियांवाला बाग से संबंधित ही अन्य फैक्ट की, कि ये तो ठीक है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से आपको याद क्या करना है। चलिए मैं और भी चीजें आपको समझा भी दूं, लेकिन आपके पास में एक ठोस चीज तो होनी चाहिए जिसे आप याद करें। ये क्लास तो चलो 2 दिन 4 दिन बाद में फिर मेरे बोले हुए बोल भूल भी जाओ, लेकिन आपके रजिस्टर में हो तो जब भी आप पढ़ो फिर वापस वो बोल वापस याद आ जाते हैं, ठीक है। कई लोगों को तो ये भी याद आ जाती है कि ये क्लास ली तब सर के शर्ट कौन सी पहनी हुई थी या क्या, कई विद्यार्थी कमेंट करते हैं। तो आवाज जो है ना वो कानों में गूंजेगी यदि आपने समर्पण से और विश्वास के साथ में क्लास देखी है। और यही आवाज वहां प्रश्न एग्जाम हॉल में बनेगा तब भी गूंजेगी और वो सवाल सही करवा के रहेगी। ये आवाज, ये होती है एक बॉन्डिंग, जो एक शिष्य जो है गुरु पे विश्वास के साथ में यदि देखता है, उन्हें मानता है, तो ये बॉन्डिंग है वो हमेशा काम आती है। चलिए बात करते हैं। 10 मिनट तक फायरिंग चली, 1650 राउंड गोलियां चली है। सरकार द्वारा इसकी जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया। अब सरकार कौन सी? ब्रिटिश सरकार, उस समय ब्रिटिश सरकार ही थी। हंटर कमेटी का गठन किया। हंटर कमेटी क्या कहती है कि 379 लोग मारे गए। और ये भी ये कोई खुद ने कोई ऐसी जांच नहीं की, ये इलाहाबाद की एक सेवा समिति थी, वहां से आंकड़े उठाती है, ठीक है। वहां से आंकड़े उठाती, कहती कि 379 लोग मारे गए, कोई ज्यादा नहीं मारे गए, 25-30 हजार थे। तो क्या आपके इरादा क्या था? सभी को मार देना? 379 भी नहीं मरे, वास्तविक आंकड़ा क्या था? 1000 से अधिक लोग मारे गए थे। और घायल तो कितने ही हुए, और परिवार कितने उजड़े, जिसका क्या, एक व्यक्ति एक परिवार से गया ना, परिवार कितने उजड़े। गलती क्या थी उनकी कि अपनी देश में सभा कर रहे थे, अपने लीडर को इलीगल तरीके से पकड़ा गया, उसके लिए फिर इसी कारण तो यहां पे आप लोगों को देश छोड़ के जाना पड़ा। मैं तो कहूं लेट जा रहे हो, यदि भगत सिंह राजगुरु जैसे लोग रह गए होते ना तो उसी समय बोरिया बिस्तर बांध के रवाना होना पड़ता। गोलीबारी के समय लाला हंसराज भाषण दे रहे थे उस समय। और तहकीकात कमेटी, देखो भारतीयों की तरफ से भी एक कमेटी गठित की गई, और वो की गई मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में, जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। ज्यादातर पुस्तकों में ये नहीं दिया जाता क्योंकि ये गहराई का प्रश्न है। भाई हंटर कमेटी तो ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित है, अपने भारतीयों द्वारा तहकीकात, तहकीकात भी किसे कहते हैं? खोजबीन को कहते हैं तहकीकात कमेटी, ठीक है। इसके सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, CR दास, तैयब जी, जयकर, ये सब इनके सदस्य थे। जनरल डायर को बर्खास्त तो किया। हंटर कमेटी की रिपोर्ट पर ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को क्या किया? बर्खास्त किया। वो भी सिर्फ दिखाने रवाज थे, क्या देखो और करियो इन बर्खास्त कर दा। कोई बर्खास्त नहीं है, ठीक है। यहां पे बर्खास्त कर दिया, वहां पे इनकी ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड इसे सम्मानित कर रही है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर का दर्जा दिया। तो दोगलापन, ठीक है ना। यहां बर्खास्त कर दिया, वहां पे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है। यहाँ पे बताते हैं कि स्वार्ड्स ऑफ ऑनर दिया गया, इसे 2600 पाउंड की राशि दी गई, ठीक है। 2600 पाउंड, कई जगह अलग अलग आंकड़े भी मिलते हैं। कोई एक अखबार कहता है कि 30,000 पाउंड दिए गए, कोई अलग अलग मिलते हैं, लेकिन ये 2600 पाउंड
मिलता है, ठीक है, 2600 पाउंड की राशि दी। तो मतलब नियत तो साफ ही पता चल रही है कि यानी कि सम्मानित करना, किसी को सम्मानित कब किया जाता है, जब उनकी नजर में उन्होंने अच्छा काम किया तभी सम्मानित किया जाता है। फिर इसीलिए तो लकवे की मौत मरा है, खुद की मौत मरा है, ठीक है, लकवा होकर मरा है। महात्मा गांधी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने निर्लज लीपापोती कहा। ये क्या है कि एक मतलब लीपापोती है, किसी चीज पे लीपापोती करनी, वो भी कैसे, इनको लाज शर्म कुछ है ही नहीं, नशर्म है, ये तो बेशरम है, बेशरम, निर्लज कि निर्लज लिपा, इनको कोई लज्जा ही नहीं आई ऐसी लिपापोती करते समय। तो ये कहा किसने, महात्मा गांधी ने कहा। किसके लिए कहा, हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड को सीएफ एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से भी जानते हैं, और ये दीनबंधु की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। सीएफ एंड्रयूज ने इसे जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा है। अब जानबूझ के की गई है भाई, भारतीयों को तो तुम बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कानून के पकड़ लोगे रोल अटैक के तहत, और इन्होंने यहां पे इतनी हत्याएं कर दी, इतनी गोलीबारी चला दी, उसको सम्मानित किया जा रहा है। इन्होंने क्या कहा है, सीएफ एंड्रयूज ने जानबूझकर की गई क्रूर हत्या। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी इसके विरोध में, और शंकर नायर जो वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे, इन्होंने कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। यदि वर्तमान में आप देखोगे तो जलियांवाला बाग के अंदर ये स्मारक बना हुआ है, और अभी जब ये इसकी अभी जो 13 अप्रैल वाला दिन गया है, तो उस समय ये बहुत सारे स्टेटस में पोस्ट देखने को मिली, श्रद्धांजलि देखने को मिली थी। तो ये वही फोटो है, ठीक है, जलियांवाला बाग स्मारक है, और यहाँ पे आज भी वो दीवार बताई जाती है जहां मतलब वो गोलियों के निशान आज भी है, वो चीजें बताई जाती है। ये था साथियों जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज की क्लास में इतना ही, और पीडीएफ जो है आपको देखो, हिंदी की जो है ना पहली और दूसरी क्लास की पीडीएफ नहीं मिल पाएगी आपको। कारण ये था कि थोड़ा सा नरसा को ये पता नहीं था कि मतलब उसकी जो है वो पीडीएफ डायरेक्ट क्लास की सेव कैसे होती है, वो सेव नहीं हो पाई, ठीक है। उसके बाद संज्ञा जो उन्होंने सेव किया, तो कुछ बाकी है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम पे, वो मुझे भेजते ही मैं आपको दे दूंगा उसकी पीडीएफ। बाकी साहब की पीडीएफ जो है क्लास अपलोड होने के 24 घंटे के अंदर दे दी जाती है, तो आप इधर उधर मतलब इतने होश पोश मत हुआ करें सर पीडीएफ। यदि किसी को और भी जल्दी चाहिए तो आप, मैं इधर उधर वॉकिंग करता रहता हूं, आप पॉज करके उसके हाथों हाथ नोट्स भी बना सकते हैं भाई, कहीं कुछ छुपाया हुआ थोड़ी है, हाथों हाथ देख के बना लो, और सारी चीज बोल के भी समझाता हूं, वापस लिखा हुआ भी है। और पीडीएफ के लिए थोड़ा सा धैर्य तो आपको रखना पड़ेगा। तो बस यही है, स्कूल लेक्चरर की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज ऑलरेडी इनकी चल रही है, तो ये जैसे जैसे आप टॉपिक कर रहे हो वो आप अभ्यास कर सकते हो। अच्छा, बहुत जल्द आपको भूगोल की तो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज दे चुके, 6 से 12 तक के उसमें टेस्ट अपलोड होंगे, बन रहे हैं, अपलोड हो रहे हैं, चल रहा है सिलसिला, ठीक है। जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे जुड़ते जाएंगे। बहुत जल्द आपको आरबीएससी 6ठी से 12वीं तक की राजस्थान अध्ययन की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कौड़ियों के भाव बिल्कुल, ठीक है ना, मिलने वाली है, ताकि हर विद्यार्थी जो है पढ़े लिखे और बेहतर तरीके से आगे बढ़े। और उसके बाद फिर आपको एनसीईआरटी इतिहास की 6ठी से 12 की भी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी जाएगी। देखो ये वो नहीं है कि ओवरऑल सिलेबस पे है कि पूरा हुआ ही नहीं कैसे करें, ये टॉपिक वाइज इसीलिए होती है, हर टॉपिक को पढ़ा उसके ऊपर अभ्यास करना है, और यही चीज यहां से प्रोवाइड करवाई है ताकि संपूर्णता के साथ ही विद्यार्थी आगे बढ़े। तो वो सारी चीजें आपको बताई है, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।